नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पार्टनरशिप वाले चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम समझ रहे थे कि साझेदार द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उस पूंजी के ऊपर ब्याज की गणना किन किन विधियों से की जाती है। पूंजी पर ब्याज की गणना, जो पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है वो दो विधि से की जाती है। एक सरल विधि जिसको हम सिंपल मेथड कहते हैं और दूसरी है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो पूंजी होती है ये पूंजी प्रारंभिक पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाता है। अगर प्रारंभिक पूंजी तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दी हुई होगी तो उसकी गणना की जाएगी। और गणना कैसे होती है इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। सरल विधि होती है। सरल विधि उस वक्त अपनाई जाती है जब हमें क्वेश्चन में प्रारंभिक पूंजी दी हुई हो या प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई होगी तो हम प्रारंभिक पूंजी की गणना करके जो प्रारंभिक पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाएगा वो सिंपल मेथड से ब्याज दिया जाता है। और जो ब्याज की गणना करने का जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल मेथड में होगा कुल पूंजी इनटू दर इनटू समय डिवाइड बाय 112 या 35 डेज। अगर सरल विधि से हम पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है कुल पूंजी इनटू दर इनटू समय डिवाइड बाय 112 या अगर डेज में दिया हुआ हो तो हम 365 डेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी साझेदार द्वारा वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी इंट्रोड्यूस की जाती है या अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है तो उस पूंजी के ऊपर जो ब्याज की गणना की जाती है वो गुणनफल विधि से की जाती है। और गुणनफल विधि से जब ब्याज की गणना करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है गुणनफलों का योग इनटू दर इनटू समय डिवाइड बाय 112। तो पूंजी पर ब्याज की गणना दो विधियों से की जाती है, सरल विधि और गुणनफल विधि। जो वर्ष की प्रारंभिक पूंजी होती है उसके ऊपर ब्याज की गणना सरल विधि से किया जाता है जिसका फॉर्मूला है कुल पूंजी गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाय 100 या 12। और अगर जो वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है उसके ऊपर ब्याज की गणना गुणनफल विधि से की जाती है और इसका फॉर्मूला है गुणनफलों का योग गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। ये गुणनफलों का जो योग होता है ये गुणनफलों का योग हमें ज्ञात करना होता है। और गुणनफलों का योग ज्ञात करने के लिए एक टेबल बनाई जाती है जिसको हम एनालाइज टेबल कहते हैं। एक एनालाइज टेबल बनाई जाती है और उस एनालाइज टेबल का फॉर्मूला इस प्रकार होता है डेट, अमाउंट, पीरियड एंड प्रोडक्ट। डेट, जो अतिरिक्त पूंजी साल के मध्य में लगाई जाती है वो कौन सी डेट को लगाई जा रही है। अमाउंट, कैपिटल के रूप में जो अतिरिक्त
अमाउंट आ रहा है, पूंजी आ रही है, वो कितनी है, यहाँ पे पीरियड, डेट से जो हमारे खाते बंद होते हैं वो कितने समय तक वो पूंजी रही है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट, बच्चों ये जो प्रोडक्ट होता है, यह प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई पीरियड होता है। प्रोडक्ट होता है, यह प्रोडक्ट, इस कॉलम में जो अमाउंट आता है वो अमाउंट और पीरियड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। अमाउंट मल्टीप्लाई पीरियड। फिर इस पीरियड, वो प्रोडक्ट का अगर हम टोटल लगाएंगे तो यहां पे हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इस अमाउंट को हम यहां लाके रख देंगे। फिर हमारे पास गुणनफलों का योग, उसका जो दर, ब्याज की दर दी हुई होगी उस दर से और समय से मल्टीप्लाई करके हम 100 या 12 का भाग देके और पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। तो ये हमारे पास पूंजी पर ब्याज की गणना करने की विधियां हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना या साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज देय होता है वो कुछ दशाओं के ऊपर निर्भर करता है। वो दशाओं का वर्णन साझेदारी संलेख में होता है। अगर साझेदारी संलेख में उन दशाओं का वर्णन नहीं होगा, उन परिस्थितियों का वर्णन नहीं होगा, तो क्या साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज देय होगा? ये कुछ कंडीशन है जो साझेदारी, किसी भी साझेदारी में उत्पन्न हो सकती हैं। उन कंडीशनों की हम बात करते हैं। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे कि पूंजी पर ब्याज का जो देने का प्रावधान है वो कुछ दशाओं के ऊपर या कुछ प्रावधानों के ऊपर निर्भर करता है। वो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी तो उस स्थिति में हमारा कौन सा प्रावधान लगेगा, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली स्थिति है कि जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में उल्लेख न हो। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं बच्चों कि अगर साझेदारी संलेख में साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज देने का किसी प्रकार का वर्णन न हो तो उस स्थिति में किसी भी साझेदार को उसकी पूंजी के ऊपर ब्याज देय नहीं होगा। दूसरी स्थिति है कि जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख तो हो लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया हो कि वह पूंजी पर ब्याज लाभों के ऊपर प्रभार होगा या प्रावधान होगा। बच्चों, प्रभार और प्रावधान है, जो प्रभार का मतलब होता है कि वह जो भी खर्चा है वो उस प्रभार से सुरक्षित है तो वह निश्चित रूप से देय होता है। और प्रावधान में केवल लाभ की स्थिति में ही वह खर्चा वहन किया जाता है, हानि की स्थिति में वहन नहीं किया जाता है। तो प्रभार की स्थिति में वह देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में वर्णन हो लेकिन यह स्पष्ट न हो कि वह लाभों के ऊपर प्रभार है या प्रावधान है। उस स्थिति में 3 कंडीशन उत्पन्न होती हैं। पहली, अगर फर्म को हानि होती है, अगर फर्म को हानि हो गई तो उस स्थिति में साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज देय नहीं होगा। दूसरी स्थिति, अगर साझेदारों को जो लाभ हुआ है वह अगर ब्याज से कम हो तो उस स्थिति में उस लाभ को वह साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे, न कि लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। यह कंडीशन तभी ही लागू होगी जब फर्म का लाभ कम हो ब्याज से, जो पूंजी के ऊपर ब्याज देय होगा उस ब्याज से कम हो तो उस स्थिति में वो लाभ की राशि उनके पूंजी के अनुपात में बांट ली जाती है। और तीसरी कंडीशन इसमें होती है कि अगर फर्म को लाभ पूंजी से, जो पूंजी के ऊपर ब्याज देय होगा उससे अधिक होता है तो वह अपने जो निश्चित लाभ हानि अनुपात होता है उसमें बांटते हैं। तीसरी स्थिति हमारी उत्पन्न होती है कि अगर जो साझेदारी संलेख है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो कि जो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देय होगा वह लाभों के ऊपर प्रभार है, मतलब वह सुरक्षित है। तो लाभों के ऊपर प्रभार होगा तो फर्म को चाहे लाभ हो या हानि हो वह ब्याज की राशि देय होगी। अगर हानि होगी
तो भी देय होगी और लाभ होगा तो देय तो है ही। तो इस प्रकार की जो ब्याज पूंजी पर ब्याज की गणना करने के पश्चात कुछ प्रावधान होते हैं, कुछ स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों में, उन दशाओं में हमारे कौन से प्रावधान लगेंगे उनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कई बार जो एग्जाम में पूछा जाता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि उनकी जो ब्याज की राशि होती है वह लाभ से ज़्यादा होती है। तो उस स्थिति में बच्चे क्या काम करते हैं कि उनका जो लाभ हानि अनुपात होता है उस लाभ की राशि को उस लाभ हानि अनुपात में ही बांट देते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर फिर वो पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण साझेदारों के द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए जो राशि निकाली जाती है उसको हम आहरण कहते हैं, और फर्म उस आहरण राशि के ऊपर कुछ ब्याज वसूल करती है। तो उस आहरण राशि के ऊपर जो ब्याज वसूल किया जाता है वो है ब्याज की गणना करने की भी कुछ विधियां हैं। ये जो आहरण पर ब्याज की गणना कुछ कंडीशन पर डिपेंड करती है कि किसी साझेदार के द्वारा जो आहरण किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। पहली कंडीशन उत्पन्न हो सकती है कि साझेदार द्वारा विभिन्न समय पर असमान राशि का आहरण। पहली कंडीशन हो सकती है कि जो साझेदार आहरण कर रहा है वह विभिन्न समय, अलग अलग समय, जो समय अवधि है वह अलग अलग है और असमान राशि का आहरण कर रहा है। दूसरी कंडीशन, समय अंतराल समान और आहरण राशि समान। जो दूसरी कंडीशन होगी वह है समय अंतराल, जो आहरण कर रहा है वो आहरण की समय अवधि भी समान होगी, वो समय अंतराल है वो समान होगा, और आहरण की राशि है वह भी समान होगी। तो इन दोनों दशाओं में अलग अलग मेथड काम करते हैं। अगर हम पहले की बात करें कि विभिन्न समय पर असमान राशि आहरित की जाती है, तो इस कंडीशन में आहरण पर ब्याज की गणना करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है सरल विधि, जिसको हम सिंपल मेथड कहते हैं। दूसरी है गुणनफल विधि, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। सरल विधि और गुणनफल विधि, इन दोनों विधियों से हम आहरण पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 112। अमाउंट ऑफ ड्राइंग आहरण की राशि, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तुम्हें दी हुई होगी क्वेश्चन में, और टाइम तुम्हें कैलकुलेट करना होगा कि वह 6वें महीने में कर रहा है, 7वें महीने में कर रहा है, 8वें महीने में कर रहा है, तो वो तुम्हारी क्लोजिंग डेट ऑफ बुक्स से कैलकुलेट करना होगा। अगर गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100 इनटू 12। अगर समय अंतराल समान हो और आहरण की राशि भी समान हो तो उस वक्त
एक विधि अपनाई जाती है जिसको हम कहते हैं औसत अवधि विधि। और औसत अवधि विधि में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 100/12। ये एवरेज पीरियड क्या होता है इसकी बात करेंगे अभी। उससे पहले अगर सरल विधि से हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो आहरण की राशि है, उसको हम रेट और टाइम से मल्टीप्लाई करके 100 और 12 का भाग दे देंगे। अगर गुणनफल विधि हम अपनाते हैं, गुणनफल विधि में टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट से मल्टीप्लाई, टाइम से मल्टीप्लाई और 100 और 12 से मल्टीप्लाई करें। जो गुणनफल विधि में जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसके लिए तुम्हें टेबल बनानी पड़ेगी बच्चों। तो टेबल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। डेट, अमाउंट, पीरियड एंड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होता है, ये अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो बच्चों तुम्हें ये चीज़ याद रखनी होगी। फिर हम इसका टोटल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। फिर समय अंतराल समान और जो आहरण की राशि होगी वो भी समान होगी, तो हम औसत अवधि विधि अपनाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। जितना भी उसने ड्राइंग किया उसका हम टोटल लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, एक ड्राइंग का अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना भी ड्राइंग किया है उसका पूरा ड्राइंग का टोटल। फिर रेट गिवन होगी तुम्हें क्वेश्चन में। फिर एवरेज टाइम और 100 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि एवरेज टाइम क्या होता है। जो हम एवरेज मेथड से कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं तो उसमें एवरेज टाइम क्या होगा वो डिपेंड करता है कि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रारंभिक तारीख को आहरण कर रहा है, अंतिम तारीख को आहरण कर रहा है या मध्य तारीख को आहरण कर रहा है। औसत अवधि, औसत अवधि में बच्चों तुम्हें ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर जो साझेदार आहरण माह की प्रारंभिक तारीख को करता है तो उस दशा में 6.5 माह औसत अवधि मान के चलते हैं। अगर साझेदार द्वारा आहरण माह के अंतिम तारीख को किया जाता है तो हम औसत अवधि 5.5 माह मान के चलते हैं। और अगर आहरण माह के मध्य में किया जाता है तो हम औसत माह 6 मान के चलेंगे। ये
जो औसत माह है ये उस कंडीशन में है जब किसी साझेदार द्वारा प्रत्येक माह आहरण किया जाता है। अगर किसी साझेदार द्वारा प्रत्येक माह आहरण न करके अगर वो त्रैमासिक आहरण करता है तो त्रैमासिक आहरण की स्थिति में, बच्चों इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला भी मैं अभी बता देता हूं तुम्हें कि जो ये औसत माह कैसे आते हैं। अगर किसी साझेदार द्वारा त्रैमासिक आहरण किया जाता है, अगर त्रैमासिक आहरण किया जाता है, त्रैमासिक आहरण का मतलब होता है कि 3 महीने, जो त्रैमासिक आता है उस महीने की प्रारंभिक तारीख को करता है, फिर अगले महीने 3 महीने छोड़ के फिर वो आहरण करता है। तो अगर आहरण तिमाही के प्रारंभिक तारीख को किया जाता है, प्रारंभिक तारीख को किया जाएगा तो 7.5 माह हम औसत अवधि मान के चलेंगे। अगर आहरण तिमाही के अंत में किया जाता है तो उस कंडीशन में 7.5 माह मान के चलेंगे। और अगर आहरण तिमाही माह के मध्य में करता है तो 6 माह औसत अवधि मान के चलेंगे। बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि ये जो माह औसत अवधि होती है इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। अगर हम अंतिम माह में होता है तो इसका होता है n-1/2, और अगर मध्य में होता है इसका फॉर्मूला होता है n/2। जैसे n माह होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक माह आहरण होता है तो 12 माह आहरण होगा तो 12 + 1/2 13/2 6.5। इसमें अगर n 12 होगा, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 - 1/2 कितना आ गया बच्चों? 5.5। 12/2 6 माह। अगर ये फॉर्मूला इसमें कैसे अप्लाई होगा? त्रैमासिक आहरण की स्थिति में प्रत्येक माह में आहरण नहीं हो रहा है, हर तीसरे महीने आहरण हो रहा है। तो हर तीसरे महीने आहरण होगा तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? n+3/2 n-3/2 n/2। n कितना है? 9 माह होगा यहाँ पे। n 12 + 3/2 12 में 3 जोड़े 15 7.5। n कितना होगा? 12, क्योंकि 12 महीने में से 3 महीने हम माइनस कर देंगे तो त्रैमासिक आ जाएगा। 3 महीने 12 - 3/2 9 4.5 12/2 = 6। ये माह औसत अवधि माह में आती है। तो इस प्रकार से इन विधियों की सहायता से आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पूंजी पर ब्याज की गणना और आहरण पर ब्याज की गणना से संबंधित उदाहरण लेंगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन फॉर्मूलों को हम यूज़ करेंगे किस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।